हेलो एवरीवन, यो वेलकम अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में साइंस से क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम साइंस शुरू कीजिए। तो देखिए, साइंस में यहाँ आज जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हैंड रिटन नोट्स में है। और बाकी का अभी जो हमारे पास जितना भी टाइम है यूपीपीसीएस आर के लिए और यूपीपीसीएस मेंस का तो आप सब अच्छे से कर ही रहे होगे। बाकी का यूपीपीसीएस 2025 जो पीटी होगा उसके लिए भी ये नोट्स, या आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स वगैरह कोई भी दे रहे हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आप चाहो तो एक बेसिक आइडिया नोट्स बनाने का भी ले सकते हो। और यही जो क्वेश्चंस हम यहाँ करा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको इवनिंग में क्यूज के एमसीक्यू के माध्यम से टेस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से भी आप एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस लगा सकते हो कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है और कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से होते हैं वहाँ क्वेश्चन, और जो यहाँ करा रहे हैं यहाँ से भी होते हैं। बाकी का देखिए, यहाँ बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी और लूसेंट बुक से, वो सभी हमने यहाँ नोट डाउन किए हैं। ओनली बायोलॉजी ही होगा आज इसमें साइंस का टॉपिक। तो आप सभी ने भी देखा होगा साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस बायोलॉजी से ही मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और बाकी का आप सभी अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ हम अपना पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जितने भी लिए गए हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, और तो ये अरस्तु को कहा जाता है। वहीं फादर ऑफ जूलॉजी की बात कर लें किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। और वहीं पूछ लिया जाए, वैसे मोस्टली नहीं पूछा जाता है हालांकि, बट फिर भी आप सभी ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो ये थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वहीं देखिए, यहाँ जो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये आधुनिकीकरण का वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। और यहाँ देखिए, जो 5 क्लासिफिकेशन हैं, 5 वर्गों में विभाजित किया था RH वाइटेगर ने, वो कौन कौन से 5 वर्गों में इसे क्लासिफिकेशन इसका किया था, तो ये मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लेनेटा और फंगी एनिमल्स, इन 5 वर्गों में जंतुओं को, प्राणियों को विभाजित किया था। वहीं बात कर लें कोशिका विज्ञान, सेल थ्योरी की बात करें तो ये किस तरीके, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग, जीने के लिए कोशिका महत्वपूर्ण है। और इसका कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। और इसका डेट भी पूछ ली जाती है, तो 1665 में इसका कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को से संबंधित है। यहाँ अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा गया है, तो देखिए यहाँ बात की गई है जीवित कोशिका के बारे में। लिविंग सेल्स की खोज अगर पूछ लिया है, कोशिका विज्ञान की खोज किसने की है, तो वो रॉबर्ट हुक ने है 1665 में। और वहीं पूछ लिया जाए जीवित कोशिका, लिविंग सेल के बारे में बात की जाए, तो ये सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, लुवेनहॉक ने। और ये किस टाइम ड्यूरेशन में की गई थी, तो 1674 में की गई थी। वहीं बात कर लें को जो मेन पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के जो मुख्य पार्ट होते हैं उन सभी को के बारे में बात करें, तो देखिए यहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में करा रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ के करते रहिएगा। तो जितने कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो वो सभी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लें कोशिका के भाग की, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो देखिए, कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये क्वार्टर लेयर ऑफ सेल, बाहरी परत है, और ये मेड बाई लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका झिल्ली किस किस की बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड की इनकी बनी होती है। और वहीं बात कर लें ये कैसी झिल्ली है, तो ये पारगम्य झिल्ली है। और यहाँ अब अपना नेक्स्ट देखें, तो देखिए यहाँ सेल कोशिका भित्ति के बारे में बात की गई। तो देखिए, कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखने के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आप कोशिका भित्ति केवल पौधों में उपस्थित होती है, जीव जंतुओं में नहीं होती है कोशिका भित्ति, और उपस्थित पौधों में ही होती है। और ये
यहाँ ये किसकी बनी होती है, मेड बाई सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका द्रव्य के बारे में बात करें तो ये देखिए इसमें कई सेल्स ऑर्गेनिज्म इसमें रहता है, कई तरीके के सेल ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं। और अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ डिफरेंट सेल कोशिकांग के बारे में बात की गई है। तो ये अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, उसके टू टाइप्स की होती है ये। तो ये SER और RER ये इसके 2 टाइप्स हैं। और ये अंतर्द्रव्यी जालिका किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण, इसमें अंतर्द्रव्यी जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ राइबोसोम्स की बात की गई है। तो ये डिस्कवर्ड बाई पैलेड, तो इसकी जनक किसे माना जाता है, राइबोसोम्स के, तो ये पैलेड को माना जाता है। ये प्रोटीन और देखिए राइबोसोम्स किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और RNA से मिलकर बनी होती है ये। और यहाँ इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब आगे यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइसोसोम के बारे में बात करें तो ये लाइसोसोम के बारे में बात करें तो इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और इसके डीडेव ने इसकी जनक माना जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी का आप सभी अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया से जितने भी संबंधित क्वेश्चंस हैं वो सभी देख लेते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो इसके जनक किसे माना जाता है, तो अल्टमैन को माइटोकॉन्ड्रिया का जनक माना जाता है। और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसमें ATP यूनिट होते हैं। और प्लाज्मिड लवक के बारे में बात करें तो ये ओनली लवक केवल पौधों में पाया जाता है। और ये 3 टाइप की थ्योरी होती है, वो यहाँ आप देख सकते हो। ये 3 टाइप थ्योरी है। ये जड़ पुष्प बीज में ये पाया जाता है, हरित लवक यहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट, और वहीं यहाँ ये सभी है, आप देख लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ केंद्रक के बारे में बात की गई है, न्यूक्लियस के बारे में। तो डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन ने इसका जनक माना जाता है। केंद्रक का जनक किसे माना जाता है, इससे कौन संबंधित हैं, तो ये रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक से संबंधित हैं। और इसके बारे में बात कर लें, DNA और प्रोटीन से मिलकर केंद्रक बना होता है। और इसमें जीन्स के बारे में ये एक अनुवांशिक इकाई है। और यहाँ देखिए इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है केंद्रक में। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। और देखिए सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने दी थी। स्लाइडेन व स्वान ने इस थ्योरी को दिया था। और बाकी का आप इसका टाइम ड्यूरेशन कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा DNA से संबंधित यह कहाँ पाया जाता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है ये। और डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें तो ये किससे संबंधित है, डबल हेलिक्स मॉडल, तो इसकी DNA की खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं क्रिक ने DNA की खोज की थी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs एनालिसिस किया होगा, तो ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से पता होंगे। बाकी का यहाँ पे देखिए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। DNA केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इन तीनों में DNA पाया जाता है। और डबल हेलिक्स मॉडल की खोज, ये DNA की खोज किसने की थी, तो ये वाटसन एवं क्रिक ने की थी। वहीं DNA की फुल फॉर्म की बात करें तो ये DNA की फुल फॉर्म आप चलिएगा, ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जाके इसका आप आंसर्स दे सकते हो। बाकी का आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ जो आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आप इमेज के फॉर्म में भी देख सकते हो, तो ये आप इमेज के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो। बाकी का आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सभी है एनिमल सेल्स ये हैं, और ये प्लांट सेल्स ऐसा होता है अंदर, और इसमें क्या क्या पाया जाता है वो सभी यहाँ है। क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, स्मूथ, लाइसोसोम्स, ये सभी प्लांट सेल में, पौधों में पाए जाते हैं, पौधों की सेल्स में। और वहीं यहाँ बात की है एनिमल सेल्स में, तो ये सभी एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ ऊतक से देख लेते हैं।
तो देखिए ऊतक के बारे में बात करें तो ये ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं का एक समूह है ऊतक। और प्लांट टिश्यू इसे कहा जाता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम दो इसम के प्लांट टिश्यू हैं। और बाकी का ये देखिए जाइलम किस किस में पाया जाता है। तो जाइलम जड़, तना व पत्तियों में पाया जाता है। और फ्लोएम की बात करें तो ये टॉप ऑफ द बॉटम। वहीं इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखने लायक है, जाइलम से पौधे क्या करते हैं, जाइलम से पौधे जल लेते हैं। और वहीं फ्लोएम की बात करें तो ये फ्लोएम से पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो फ्लोएम से होती है पौधों में। अब आगे देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल जंतु ऊतक के बारे में। तो देखिए जंतु ऊतक के बारे में एपिथीलियम ऊतक अंगों को बाहरी परत में पाई जाती है। ये संयोजी ऊतक के बारे में बात करें तो ये ऊतक अस्थि और देखिए अस्थि उपास्थि लसिका, ये रक्त और लसिका दोनों में पाया जाता है। यही बात करें न्यूक्लियर नर्वस टिश्यू की तो ये न्यूरॉन में पाया जाता है। ये आप डायग्राम के द्वारा इसे समझ सकते हो। यहाँ आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए प्लाज्मा ब्लड किन के मिलाकर बना हुआ है। तो ये जल, प्रोटीन, नमक और ग्लूकोज, इन चारों से मिलकर हमारा जो रक्त है वो बनता है। वहीं आरबी और यहाँ ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इसमें सेल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो आरबीसी में क्या क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में क्या क्या पाया जाता है, और प्लेटलेट्स के बारे में भी। तो यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन होता है, Fe इसका एक सिंबल है जो कि रासायनिक है। तो हीमोग्लोबिन और इसका जीवन काल, आरबीसी के जीवन काल के बारे में बात कर लें। इसका जीवन काल कितना है तो 20 से 120 दिन इसका जीवन काल है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। और इसकी मृत्यु की बात कर लें, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो ये मृत्यु यकृत और प्लीहा दोनों में होती है। ये देखिए आपने कभी देखा होगा टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभी क्या होता है ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक जगह आपको दे दिया जाता है, बट ये दोनों जगह है, यकृत और प्लीहा दोनों में आरबीसी की मृत्यु होती है। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात कर लें तो ये कितने दिन तक रहता है। तो इसका टाइम पीरियड 2 से 4 दिन होता है बस ओनली। और इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में नहीं है। और रोगों से लड़ने के लिए ये मदद करता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स रोगों से लड़ने के लिए मदद करती हैं। वहीं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को बोला जाता है। और यहाँ प्लेटलेट्स के बारे में बात कर ले जो कि आप सभी ने देखा होगा, रुधिराणु बोलते हैं इसे। और ये थक्का बनने में मदद करती हैं, रुधिर का थक्का बनने में मदद करती हैं रुधिराणु, प्लेटलेट्स। और यहाँ देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लें, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं। और देखिए सबसे पहले ब्लड ग्रुप का जनक किसे माना जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ये होता है। और इसका जनक डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीन को माना जाता है। और वो ब्लड ग्रुप की बात कर लें तो ये यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, वहीं AB की बात कर लें तो ये सर्वदाता है। RH फैक्टर के बारे में बात करें तो ये लैंडस्टीनर और विनर ने RH फैक्टर का पता किसने लगाया तो ये लैंडस्टीनर और विनर ने, 2 वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात करते हैं ऑर्गेनिज सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइफ ऑफ प्रोसेस, पाचन तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से भोजन कैसे पचता है उस सभी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है 4th नंबर पे। और उसके बाद में जो लास्ट प्रक्रिया होती है भोजन पाचन की तो वो है मल परित्याग। अब यहाँ ये दैनिक क्रियाएं आप सभी को अच्छे से पता होंगी। बाकी का यहाँ मुंह से, इंटेस्टाइन में मुंह से होता है, जो अंतःग्रहण होता है वो मुंह से होता है।
और देखिए ये लार ग्रंथि पाई जाती है, इसमें ये लार ग्रंथि पाई जाती है। और यहाँ टाइलिन के बारे में टाइलिन और माल्टोज या को ग्लूकोज भी कहा जाता है, माल्टोज को ग्लूकोज भी कहते हैं। तो टाइलिन और माल्टेज ये दोनों मुंह में एक क्या बोलते हैं लार पाई जाती है। और बाकी का यहाँ देखिए दांतों के बारे में बात कर लें तो ये मुंह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दूध के दांत की बात करें मिल्क टीथ की तो ये 20 होते हैं और बाकी का 32 होते हैं। और देखिए यहाँ पे भी इन्हें एक सूत्र द्वारा कृंतक इन दांत जो हमारे 32 होते हैं इन्हें वर्गों में विभाजित किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कृंतकों की संख्या की बात करें तो ये 4 है। इसे देखिएगा एक सूत्र फॉर्मूला के द्वारा जो बायोलॉजी से पढ़े हैं वहाँ पे दर्शाया गया है। और रदनक की बात करें तो ये भी 2 होते हैं और कृंतक 4 होते हैं, जैसे अलग अलग भी ज़्यादा। अग्र चरवर्णक की बात करें तो ये 4 होते हैं, वहीं चरवर्णक की बात करें तो ये 6 होते हैं। ये कुल मिलाकर 16 × 2 = 32 होते हैं टोटल हमारे टीथ। और वहीं एनिमल दांत में पाया जाता है तो हार्ड होता है। ये अग्रभाग को मीडा कहते हैं। पश्च भाग जो हमारी जीभ से स्वाद पता पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो अग्रभाग होता है उससे मीठे स्वाद का पता चलता है। पश्च भाग के बारे में बात करें तो इससे कड़वाहट जो महसूस होती है हमें वो पश्च भाग से पता चलती है। और बगल वाला जो भाग होता है उससे खट्टापन हमें महसूस होता है। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पाचन, अब जो मुंह से संबंधित जितने भी थे अंतःग्रहण से वहाँ से हमने सभी क्वेश्चंस देख लिए। यहाँ हम पाचन से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए यहाँ जो यह प्रोसेस मुंह से आंत तक होती है, ये प्रक्रिया मुंह से होकर आंत तक चलती है। और यहाँ अब देखिए स्टोमच के बारे में बात कर लें, आमाशय के बारे में, तो ये जठर रस स्त्रावित करता है। जठर रस कहाँ से स्त्रावित होता है इसके बारे में पूछ लिया जा सकता है, तो ये आमाशय से होता है। और पेप्सिन को प्रोटीन से पेप्टोज में बदलता है। रेनिन की बात करें तो ये कैसीन से कैल्शियम कैसिनेड में ये बदलता है इसे रेनिन। और यहाँ HCl की बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आमाशय में ही पाया जाता है। श्लेष्मा के बारे में बात करें तो ये भी आमाशय में पाया जाता है। यहाँ अब पक्वाशय के बारे में बात कर लें। पक्वाशय लीवर के बारे में बात करें तो ये क्षारीय करता है पित्त रस को, ये क्षारीय बनाता है। लीवर जो यकृत है पित्त रस को क्षारीय बनाता है। अब यहाँ अग्न्याशय के बारे में बात कर लेते हैं। इसे अग्न्याशय रस निकलता है अग्न्याशय से, पैनक्रियाज से। और देखिए इसमें 3 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, वो हैं ये देखिए ये देख सकते हो आप, ये सभी इसमें 3 प्रकार के एमाइलेज, लिपिड्स, ट्राइपोसिन्स ये सभी पाए जाते हैं जो कि अग्न्याशय में पाए जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं छोटी आंत से संबंधित। तो यहाँ जितने भी छोटी आंत से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो यह भोजन का पूर्ण पाचन होता है इसमें। और इसमें आंत्र रस निकलता है, आंत्र रस छोटी आंत से निकलता है। और यह बेसिक नेचर की होती है। इसमें निम्न ये सभी पाया जाता है। इरेप्शन की बात करें तो ये पेप्टिन को पेप्टोन में बदलता है एसिड में। और यही माल्टेज की बात करें तो माल्टेज में शुगर पाया जाता है। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज से संबंधित है। ये लाइपेज के बारे में ये आप यहाँ पे लाइपेज है ये सभी। बाकी का अवशोषण के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवशोषण आंत में होता है, उदर में होता है। और यहाँ स्वांगीकरण के बारे में बात करें तो अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना। स्वांगीकरण किसे कहते हैं, तो ये अवशोषित जो भोजन है उसे अवशोषित करके भोजन का जो शरीर में उपयोग में लाया जाता है, ब्लड वगैरह बनने में और जितनी भी क्रियाएं होती हैं बॉडी की हमारी, उस सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं जो सबसे अंतिम क्रिया है पाचन तंत्र की वो है मल परित्याग। जो हम उत्सर्जन करते हैं वो मल परित्याग लास्ट इसका गुदाद्वार से होता है। यही सब है इसके बारे में।
तो जितने भी हमने यहाँ से क्वेश्चंस थे वो देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रमुख अंग हैं, यकृत, लीवर, मृत, आरबीसी कहाँ नष्ट होती है, कैसे क्या, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा जाए। दो या 3 पार्ट में हम सारे बायोलॉजी कवर अप कर लेंगे। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। आप इसे अच्छे से चाहो तो अभी जो हमारे पास यूपीपीसीएस आरओ के लिए जो टाइम है, तो अच्छे से इसे नोट डाउन करके आप सभी अपने हैंड रिटन नोट्स में करिएगा। बाकी का यही क्वेश्चंस आपको इवनिंग में ग्रुप पे देखने को मिलेंगे, तो अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।